मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं समाजशास्त्र विषय की मॉडल टेस्ट पेपर को पढ़ेंगे। साथ ही है आपकी मुख्य परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं हम अब आगे पेपर पर। आइए हम देखते हैं। ये है प्रश्न क्रमांक पहला, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। उस समय 1938 में 1938 में इसकी शुरुआत हुई थी या इसकी नींव रखी गई थी। बाद में यह 1950 में इसको नाम कर दिया गया था योजना आयोग। और वर्तमान में 2015 में इसका नाम बदल कर दिया नीति आयोग। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नागदा की भट्टडीह कोयला खानों में कितने खानकर्मी फंसे हुए थे? तो इसका आंसर है दोस्तों बी 50 कर्मचारी इसमें खानकर्मी फंस गए थे। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन, नाई की कंपनी के दशक में स्थापना बहुत तेज़ी से विकसित हुई है। तो यह है 1990 में। इसका आंसर है दोस्तों 1990 में, क्योंकि यह 1984 में यह अमेरिका की सबसे टॉप जो शूज़ कंपनी है उसमें यह इसका नाम आ चुका था। तो ये सबसे ज़्यादा 1990 के दशक में ये क्या हुई, बहुत तेज़ी से विकसित हुई। नेक्स्ट है 1957 में आकाशवाणी में अत्यंत लोकप्रिय चैनल को शामिल किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है विविध भारती। इसको सबसे पहले रांची, झारखंड की राजधानी है रांची में सबसे पहले इसकी ब्रॉडकास्टिंग हुई थी और ये विविध भारती के नाम से संचालित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है आयु समूह पिरामिड में चौथा पिरामिड घातक नहीं है, यहाँ घोतक है ना। तो ये इसका आंसर है 2026 इसका आंसर है 2026। नेक्स्ट है ये भारत के एक अग्रणी समाजशास्त्री हैं, तो इनका नाम है नरसिम्हा श्रीनिवास, यानी इनका MN श्रीनिवास है। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास यानी MN श्रीनिवास है इनका नाम, MN श्रीनिवास मुख्य पूरा नाम है इनका। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो मद्रास से बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया था? चेन्नई कर दिया गया था। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? मद्रास से इसका नाम चेन्नई कर दिया गया था। तो ये है चेन्नई। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग देख लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। राजा राम मोहन राय ने का विरोध किया? यहाँ पे है इनका आंसर सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने वैसे तो सती प्रथा, बाल विवाह और तरीके और भी कई मतलब विरोध किया है, तो इनका मुख्य रूप से लेकिन सती प्रथा आता है। कृषि मजदूर अपने कर्ज के बदले जमींदार के पास क्या करते हैं? बंधुआ मजदूरी। यहाँ पे आंसर है इसका बंधुआ, ये बंधुआ मजदूरी करते हैं। एंडरसन के कथन अनुसार राष्ट्र को हम एक कल्पित राष्ट्र मान सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है कल्पित, है ना, कल्पित राष्ट्र मान सकते हैं। जनसांख्यिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतकार अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री के नाम से है, तो इनका नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। तो इनका माल्थस है नाम, माल्थस जो आपकी बुक में दिए गए हैं, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। नेक्स्ट है ये उत्तरी पहाड़ियों की महिला। तो भाई देखो इसका आंसर कहीं नहीं मिला है, किसी भी बुक में नहीं मिला है, ना ही आपके बुक में, तो इसको रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। बौद्ध धर्म के भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव BR अम्बेडकर जी हैं। अम्बेडकर ये आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, सही जोड़ी बनाइए।
तो इसमें देखिए इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जो कि एक विषाणु के कारण फैलती है। अयनकल्ली, ये इनका संबंध केरल से है। सांप्रदायिकता एक धार्मिक पहचान है। सूचना का अधिकार 2005 है, ये 2005 में लागू किया गया था। विजेता पक्ष क्षमा याचना करता है। केसरी पत्रिका ये मराठी भाषा में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हैं इसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रजनन दर का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपनी बुक में। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे इतने ही डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे आपको आंसर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है। इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पहला, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, प्रश्न पहला है प्रजनन दर का क्या अर्थ है। तो यहाँ प्रजनन दर से तात्पर्य है प्रति 1000 महिलाओं पर जन्मों की औसत संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। यानी प्रति 1000 जो महिलाएं होती हैं उनने कितने बच्चों को जन्म दिया है, उनकी औसत संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। नेक्स्ट, ये आप लिख सकते हैं, इस यहाँ पे स्टॉप करके जो मैंने कहा उसको लिख सकते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल कर रखा गया। तो यहाँ बता दें कि ये परिवार नियोजन सन 1972 में आया था और इसका नाम बदलकर 1977 में परिवार कल्याण कार्यक्रम, इसका नाम है परिवार कल्याण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सामुदायिक पहचान का महत्व किस पर आधारित है। तो ये सामुदायिक पहचान का महत्व आपके जन्म तथा अपनेपन पर आधारित है। नेक्स्ट है तीसरे का है जन्म तथा अपनेपन पर, जन्म और अपनेपन पर आधारित है। चाय के उद्योगों की शुरुआत भारत में कौन से सन में हुई थी। तो ये है 1834, ये है 1834, 1834 में चाय उद्योगों की शुरुआत की गई थी भारत में। सामाजिक आंदोलन, अब ये 2 क्वेश्चन का तो आप लोग देख लीजिएगा और अगर मिलेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा लिख के। नेक्स्ट है यहाँ पे सामाजिक आंदोलन के प्रकार लिखिए। तो सामाजिक आंदोलन 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संप्रदायवाद क्या है। संप्रदायवाद का अर्थ दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति धार्मिक, भाषा, संस्कृति के आधार पर असहिष्णुता की भावना रखना, धार्मिक सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर अपने समुदाय के राजनीतिक अधिकार, अधिक सत्ता प्रतिष्ठा की मांगे रखना, अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना। क्योंकि ये संप्रदायवाद ठीक नहीं होता है किसी भी देश के लिए, इसलिए क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं जो किसी एक संप्रदाय से बिलोंग करते हैं वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अपनी संस्कृति को फैलाना चाहते हैं, या ऐसा कह दें किसी के ऊपर लागू करना चाहते हैं या थोपना चाहते हैं। इसलिए वो अपने अधिकार, अपनी सत्ता और अपने इन सब चीज़ों की मांगे करने लगते हैं, जो कि यह सही नहीं होता है। नेक्स्ट, सामुदायिक पहचान क्या होती है और कैसे बनती है। तो आप लोगों को बता दें कि सामुदायिक पहचान ये जन्म पर आधारित होती है। कैसी होती है, जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है। यह किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि के आधार पर हम क्या हैं, मतलब तो इसका भाव इस भाव का घोतक है कि हम क्या बन गए हैं। तो अर्थात इसका तात्पर्य है कि जब हम किसी भी जाति या किसी समुदाय से जहाँ पे हमारा जन्म होता है किसी भी जाति या समुदाय में, तो उसमें हमारा कोई वश नहीं होता है। इस तरह हम देख सकते हैं ये क्या होती है, अपनी प्रदत्त होती है, मतलब हमें यह दी गई होती है, यह हमने खुद से अर्जित नहीं की होती है। ये कैसी होती है, जन्म लेने पर हमारा कोई वश नहीं होता है।
इस तरीके से यह निर्धारित होती है। इसके दायरे में हमारी दुनिया को सार्थकता प्रदान करती है। यह अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई है। यानी यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो समुदाय की जो अलग से जो पहचान होती है कि ये किस समुदाय से हैं, तो उनकी एक अलग से पहचान कराने के लिए, जैसे कि वह यदि कोई व्यक्ति मतलब समुदाय उतना संपन्न नहीं है तो उनकी संपन्न की कराने के लिए, उनकी रक्षा के लिए उनको अलग से मतलब प्रोवाइड कर दी जाती हैं, सुविधाएं प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई और दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया गया, मतलब अधिकार दिया गया, ताकि वही वो अपना वर्चस्व मतलब रख सकें, मतलब इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं हम स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की विशेषताएं लिखी है। तो स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की विशेषताओं में ये तो हमने आंकड़े दिए हैं, चूँकि 1901 से लेके और ये 1951 के आंकड़े हैं, 6,24,00,000। चूँकि वर्तमान में 121 करोड़ जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, वो भारत की 121 करोड़ जनसंख्या है। नेक्स्ट इसमें क्या है, हम देखते हैं स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की विशेषताएं। तो ये इसमें क्या है, शहरी आबादी, बड़े शहरों में उद्योगों का केंद्रीकरण हो रहा है। जैसे आपने देखा ही होगा कि जो छोटे शहर से हैं अब वह क्या हो रहे हैं, बड़े शहरों में तब्दील हो रहे हैं। उसका कारण क्या है, औद्योगिकरण का केंद्रीकरण होना, है ना। तो वहाँ पे उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, जिस कारण से वहाँ पे आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। नगरीकरण में वृद्धि से महानगरों का जन्म हो रहा है, घनत्व में वृद्धि हो रही है। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे घनत्व बढ़ जाता है। अनौपचारिक संबंधों से औपचारिक संबंधों में वृद्धि, या वृद्धि नहीं है, वृद्धि है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो औपचारिक संबंध और अनौपचारिक संबंध, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे औपचारिक संबंध हम अपने घरों में देखते हैं, अपने पड़ोस में देख सकते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, तो वो हमारे संबंध होते हैं अनौपचारिक। और जो औपचारिक संबंध होते हैं तो वो किसी संस्था के साथ या सरकारी कार्यालयों में आपने देखा होगा, किसी कलेक्टर से मिलने जाना है या किसी अधिकारी से मिलने जाना है तो उसके पहले उनकी परमिशन लेनी है। तो ये क्या होता है, घर में नहीं होता है। क्योंकि घर में कैसे होते हैं, अनौपचारिक संबंध होते हैं। हम अपने चाचा से मिलने जा रहे हैं या दादाजी के साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी गोदी में बैठ गए, तो ये सब क्या है, ये अनौपचारिक संबंध होते हैं। और ये औपचारिक संबंधों में हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें एक परमिशन लेनी होती है और एक नियम के और रूल के तहत ही हम इनसे मतलब जो है उनसे बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न संस्कृतियों महासभाओं में धर्म के लोग एक साथ रहने लगते हैं। अब आपने देखा होगा कि शहरों में जो चाहे विभिन्न धर्म के लोग हों, संस्कृतियों के लोग हों, अब एक साथ आपको एक ही कॉलोनी में आपको मिल जाते हैं। कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो कोई जैन है, कोई बौद्ध है। इस तरीके से बहुत सारे लोग आपको वहाँ पे एक साथ रहने देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन में वृद्धि और बड़े बाज़ारों का विकास। तो यहाँ पे ये अलग है, ये उत्पादन में वृद्धि और बड़े बाज़ारों का विकास। देखो जहाँ पे लोग रहेंगे, ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो वहाँ पे क्या होगा भाई, वहाँ पे बाज़ारों की भाई वहाँ पे भी मतलब उनके खपत ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की, है ना। तो वहाँ पे उत्पादन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी वहाँ पे मांग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी करना होगा, तो उनका उत्पादन भी बढ़ाना होगा, है ना। और इसी प्रकार महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है ना। उनको घर के कार्य या घर के अंदर वाले काम ही उनको दिए जाते हैं, जबकि ऐसा शहरों में नहीं होता है। उनको हर प्रकार के काम दिए जाते हैं, उनको स्वतंत्रता दी जाती है ताकि उनकी क्या हो, स्थिति में परिवर्तन हो। ताकि और वो आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं वो जॉब भी करती हैं, है ना। और कई स्थानों पर वो राजनीतिक रूप से भी आगे आती हैं। तो ये क्या है, ये उनमें महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है नगरीकरण की वजह से। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार लिखिए। तो सामाजिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि उद्विकास। तो ये डार्विन ने प्राणी शास्त्री शरीर रचना, यानी जिस प्रकार से शरीर जब बच्चा होता है तो बच्चे से फिर वो जैसा बढ़ता जाता है उसी प्रकार से समाज में भी परिवर्तन होने देखने को मिलता है। यह इस प्रकार की जो उन्होंने परिभाषा दी है उद्विकास के आधार पर दी है। लेकिन जो स्पेंसर हैं वो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की बात करी है। वो प्राणी शास्त्री इन्होंने कही है, उन्होंने सामाजिक रूप से परिवर्तन की व्याख्या कही हुई स्पेंसर ने, जब आप पढ़ेंगे आगे, है ना।
तब जानेंगे। नेक्स्ट है प्रगति क्या है ना। तो इसमें सामाजिक परिवर्तन का प्रकार एक प्रगति भी है। तो प्रगति सामाजिक परिवर्तन का ही एक रूप है। जैसे कि आप अगर किसी एक लक्ष्य को, जैसे कि आपके अभी 12th क्लास है और यदि आप चाहते हैं कि हमें उसमें समाज की क्या है डिमांड कि आप पास हों, हमें पढ़े लिखे बच्चे चाहिए हैं, तो क्या है, तो ये समाज की डिमांड है। तो आपकी आपकी क्या लक्ष्य क्या हो जाएगा, हमें 12वीं पास करना है। जब आप 12वीं पास कर लेंगे तो फिर आपको BA MA या किसी और क्षेत्र में जाना है। तो आप मतलब उसके लिए भी क्या है, लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाते रहेंगे। ये लक्ष्य की प्राप्ति करना ही क्या है, प्रगति है ना। नेक्स्ट है विकास। विकास कई तरीके का होता है, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और साथ ही मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, है ना। इस तरीके से ये विकास होता है। जब हम इसको करते जाते हैं तो समाज में क्या होता है, परिवर्तन। इस लक्ष्य को प्राप्त करते जाते हैं तो समाज में परिवर्तन होता जाता है। क्रांति, क्रांति का तात्पर्य यहाँ पे परिवर्तन से है, ना कि आंदोलनों से है कि भाई आप जाएं वो इतनी क्रांति करने की, बहुत नहीं, है ना, कि कहीं आग लगा दें और इस तरीके से कुछ नहीं है। जबकि क्रांति का तात्पर्य यहाँ पर एक परिवर्तन से है, समाज में परिवर्तन कैसे लाते हैं उस तरीके से है। और यह परिवर्तन विकास के आधार पर, प्रगति के आधार पर, उपविकास के आधार पर, है ना। तो ये कर सकते हैं, ये इसको इस परिवर्तन से लिया गया है इसका अर्थ। और अनुकूलन मतलब एडाप्टेशन, आप कहाँ पे किस चीज़ को कैसे अनुकूल कर सकते हैं। जैसे कि अनुकूलन होता है कि समाज में, जैसे कि आप पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र से अगर मान के चलिए आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या फिर शहरी क्षेत्र में आए हैं, तो कुछ दिनों बाद आप यहाँ पे रहन सहन, चाल ढाल जो भी है आप सब सीख जाएंगे। तो यहाँ के अनुसार आप वातावरण में आएंगे तो अनुकूलन कर लेंगे। ऐसे कोई अगर यहाँ से है, कोई शहरों से पढ़ के गया है और कहीं डॉक्टर बन के किसी एक क्षेत्र में गया है, छोटे से कस्बे में, तो वहाँ उनको अपने अनुसार ढालना पड़ता है। तो इसको अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट है मजदूर संघ की विशेषताएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मजदूर संघ होता क्या है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो श्रमिक वर्ग होता है उनका एक लीडर चुन लिया जाता है, यूनियन लीडर, और उनमें एक संगठन मतलब होता है। तो उनके अनुसार ही ये चलते हैं और ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये अपने अधिकारों की मांग कर सकें। जैसे संरक्षण संवर्धन हेतु गठित कर्मकारों नियोक्ताओं का संगठन है श्रमिक संघ। तीव्र औद्योगिकरण के विकास के कारण इसमें क्या है, प्रगति की है। मजदूरी का अपना एक सौदाकारी शक्तियाँ कार्य दशाओं को बनाए रखने के लिए, सुधार करने के लिए कर्मकार संगठित हुए हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वह कंपनी प्लांट हो चाहे कहीं पे भी हो, तो उनके लिए आपके अनुकूलन कोई दशाएं बनाना। जैसे कि अगर आप किसी ऐसी भट्टी की जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी उपलब्ध होती है, तो उनके लिए पंखे की व्यवस्था कर देना। इस तरीके से इनके अधिकार, जैसे कहीं पे मजदूरी कम मिल रही है तो ये यूनियन संघ वाले जाते हैं और कहते हैं कि भाई इनके वेतन जो है बढ़ानी चाहिए। तो उस पर ये लोग मिल मालिकों या सरकारों से बात रखते हैं तो उनकी वेतन बढ़ाने का कार्य भी ये करते हैं। तो ये मजदूर संघ होता है। नेक्स्ट है घरों में होने वाले काम लिखिए। तो भाई घरों में तो बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे बात कही गई है बिजनेस के लिए, है ना। तो यहाँ पे बात कही गई है बिजनेस के लिए कि कौन कौन से बिजनेस हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस है कि भाई आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। भाई आप एक अब तो फ़िलहाल ये होने लगा है, जैसे कि यहाँ ई कार्ट है, अमेजन है ना, फ्लिपकार्ट है। इस तरीके से ये आप ऑनलाइन का आप अपने यहाँ पे मतलब उनका एक कार्ड बनता है, वो बनवा लेंगे तो आप घर से ही अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह भेज सकते हैं। किराने की दुकान है, जैसे चाय पत्ती का व्यापार है, अचार पापड़ का बिजनेस है, मसालों का व्यापार है, अगरबत्ती का, तो आप घर बैठे बना सकते हैं। टिफ़िन सेंटर आदि, है ना। तो ये क्या है, घर में होने वाले ये बिजनेस है। नेक्स्ट चलते हैं रेडियो की विशेषताएं। तो भाई आप लोगों ने तो रेडियो तो देखा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब कम देखते होंगे रेडियो, क्योंकि अब टीवी का प्रचलन ज़्यादा हो गया है ना, इस तरह से। लेकिन फिर भी रेडियो एक के द्वारा बिना किसी तार की सहायता से, यानी ये बेतार संचार व्यवस्था है, एक स्थान से समाचार दूर दूर स्थानों तक फ्रिक्वेंसी के आधार पर भेजे जाते हैं, है ना। इनका प्रयोग दूर दूर समाचार सुनने में, गीत सुनने में, व्याख्यान सुनने में, है ना, आदि सुनने में ही किया जाता है। इसका प्रसारण किया जाता है ना। तो घर बैठे देश विदेश की समाचार सुन सकते हैं।
नेक्स्ट है इसका राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की। तो यहाँ पे देखेंगे राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये आप लोगों को बहुत याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कभी भी आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, है ना। नामक एक नए प्रकार के समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज तथा आत्मीय समाज के संस्थापक भी रहे हैं। आजीवन रूढ़िवादी विचारधाराओं से, यानी जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनका इन्होंने घोर विरोध किया, है ना। तो जैसे रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थी, है ना, सती प्रथा, तो इन्होंने सती प्रथा को सबसे ज़्यादा इन्होंने ही इन्हीं की वजह से ही सती प्रथा पर रोक लगाई गई, क्योंकि ये बहुत समाज में एक बहुत बड़ी विकृति थी, क्योंकि इसमें पति के साथ महिलाओं को भी जला दिया जाता था जबकि उसका कोई दोष नहीं होता था। ये समाज की बहुत बड़ी कुरीतियाँ थी, तो इसमें इनको रोकने में इनका हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट है वर्ग आधारित आंदोलन का नाम लिखिए। सामाजिक आंदोलन के इस वर्ग में वे आंदोलन आते हैं जो कुछ नवीन मूल्यों के समुदाय में स्थापित करना चाहते हैं, जैसे श्रमिक आंदोलन, युवक आंदोलन, महिला आंदोलन, है ना, शांति आंदोलन, है ना। अब आपको यहाँ पे ये समझने की बात है कि ये वर्ग आधारित आंदोलन क्या होते हैं और वर्ण आधारित। देखिए, वर्ण और वर्ग इसमें अंतर है। वर्ण होते हैं जो वो होते हैं धार्मिक, है ना, वर्ण होते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। और ये वर्ग है, ये आर्थिक आधार पर होते हैं, है ना, ये आर्थिक आधार पर होते हैं, है ना। तो ये सामाजिक आंदोलन ये नवीन मूल्यों में, जैसे श्रमिक आंदोलन जो अभी बताया था, मजदूर का है, मजदूर संघ है, तो वो श्रमिक आंदोलन करते हैं। युवक आंदोलन ये अपनी जैसे नौकरियों की भर्ती के लिए या अपने लिए कुछ मतलब जो भी इनकी जो प्राथमिकताएं रहती हैं उनके लिए जो कुछ आंदोलन, इनकी जो मांगें रहती हैं। महिला आंदोलन कि भाई इनको पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, किंतु फिर बाद में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार आया, इनसे संबंधित महिलाओं के आंदोलन है जो भी है ना, शांति आंदोलन। तो इस तरीके से जो भी है ये वर्ग आधारित आंदोलन है। इसमें किसी भी जाति के, इसमें जैसे श्रमिक आंदोलन है तो इसमें सभी मतलब कोई भी समाज या कोई भी कास्ट का व्यक्ति होता है तो वो श्रमिक के अंतर्गत आता है। इसमें युवक है तो सभी समाज के और सभी धर्मों के युवक आ जाते हैं। महिलाओं में भी इसी तरीके से होता है, चाहे वह 3 तलाक का मुद्दा हो तो उसमें केवल और केवल मुस्लिम महिलाएं ही नहीं, उसमें तो बहुत सारे हिंदू लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरीके से ये महिला आंदोलन है ना। नेक्स्ट चलते हैं जाति की विशेषताएं। तो आप लोगों को बता दें कि आप भी किसी न किसी जाति से बिलोंग करते होंगे, तो यहाँ पे जाति की विशेषताएं भी आप लोगों को अच्छे से पता होंगी कि भाई जाति की में ये होता था पहले कि जो व्यक्ति जिस जाति का है उसी जाति में ही अपना क्या करता था, व्यवसाय करता था, उसी जाति का वो अपना व्यवसाय करता था। जैसे कि एक जाति प्रथा में बेटा पिता के व्यवसाय को अपनाता, जैसे कोई मतलब विश्वकर्मा है तो वो बढ़ई का काम करते हैं, मतलब वहाँ पे लकड़ी से बनाने का काम करते हैं, तो उनको भी ऐसे ही करना होता था, है ना। तो इस करना होता है। ये पेशे पर परिवर्तन की संभावना बहुत कम होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे कि अभी आपको बताया कि विश्वकर्मा है, वो अपने घर में लकड़ी का काम करते हैं। अगर वो चाहें कि हमको टीचिंग का काम करना है या फिर, है ना, या डॉक्टर बनना है, तो वो इस तरीके का काम बहुत कम हो पाता है। इस तरीके की मतलब जो परिवर्तन इसमें कम हो पाता है। उसका कारण क्या है कि उसमें उच्च जाति मनुष्य के शारीरिक श्रम को निम्न समझते हैं। उसमें क्या है कि जो ये तो यहाँ पे ऐसा है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए। तो जो जब भारत स्वतंत्र हो गया है तो उसके कारण औद्योगिकरण में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे प्रमुख विशेषता श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है। क्या है, उद्योग जैसे ही स्थापित किए जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी एक व्यक्ति को सभी काम नहीं दिए जाते हैं, वरन एक ही व्यक्ति को केवल एक ही काम दिया जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, उनमें विशिष्टीकरण का गुण आ जाता है। जैसे
कि ये जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम एक मोटरसाइकिल को देखते हैं कि वो वह कैसे बनती है ना। तो यदि एक व्यक्ति को सिर्फ वहाँ पे हैंडल बनाने का काम, एक्सीलेटर बनाने का काम दे दिया जाए तो केवल वही बनाएगा, है ना। वो उनके पार्ट्स, उनकी कंपनी अलग होगी। और अगर किसी को इंजन बनाने का काम दे दिया तो केवल वो इंजन ही बनाएंगे, है ना। किसी को फ़िल्टर बनाने का काम दे दिया तो फ़िल्टर बनाएंगे, पहिए का दे दिया तो केवल और केवल पहिए बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो विशिष्टीकरण आ जाता है, उनमें एक ऐसे गुण आ जाता है कि वो उनमें हर एक तरीके की कमी को, उनकी अच्छाई को, उनको सब परख सकते हैं, है ना। तो उनका श्रम विभाजन हो गया। जैसे कि अगर हम उदाहरण के दूसरा रूप में देखें शर्ट पैंट बनाने का, जैसे किसी एक व्यक्ति को कंपनी में शर्ट बनाई जा रही है तो वहाँ पे देखते हैं कि कॉलर कोई एक व्यक्ति बनाएगा तो केवल वो कॉलर ही कॉलर बनाएगा। अगर उसको एक व्यक्ति काज बटन कर रहा है तो केवल और केवल काज बटन करेगा। एक व्यक्ति अगर काट रहा है केवल कपड़े को तो वो केवल कटिंग करने का काम होगा उसका, है ना। एक का सिलने का है तो केवल सिलने का होगा। इस तरीके से उनमें क्या है, विशिष्टता का गुण भी आ जाता है। इसी तरीके से बड़े पैमाने पर उत्पादन पर बल देता है ना। औद्योगिकरण के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। भाई इसमें विशेषीकरण का गुण आ जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको उसका लाभ मिलता है ना। औद्योगिकरण राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करता है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी राष्ट्र होता है, जो कोई भी राष्ट्र होगा, है ना, तो वह अपने कोई भी राष्ट्र होगा तो उसमें सामाजिक जहाँ पे औद्योगिकरण विकसित होगा, जैसे कि वहाँ पे देख लीजिए इंग्लैंड में जहाँ पे सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आई तो वहाँ पे मालों को इतना बनाया गया कि उनको दूसरे देशों में भेजना पड़ा। तो जब वो दूसरे देशों में भेजने लगे तो उनकी आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो उसमें क्या है, उनके सामाजिक ढांचे में और आर्थिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन हुए, उनको बहुत फ़ायदा होने लगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत जैसी मार्केट को तलाशा, है ना। नेक्स्ट, भारत में कृषक आंदोलन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कृषि नीति को बदलने के लिए किए गए आंदोलन। अब देखिए जहाँ पे किसानों को लगता है कि ये जो बिल लाए गए हैं या जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं वो किसानों के लिए या किसानों के हित में सही नहीं है, तो वह क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपने हितों की मांग इसको हटाने की बात करते हैं। जैसे अभी नियरेस्ट अभी आपने देखा हो 2021 में जो दिल्ली में जो 3 कृषि बिल लाए थे, है ना, अभी बीजेपी गवर्नमेंट, तो उसमें क्या हुआ था, जो किसानों ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया तो इसके कारण वह किसानों को बिल को हटाना पड़ा। सेम इसी तरीके से भारत में स्वतंत्र भारत के संग्राम में कि पहले भी मतलब वहाँ पे स्वतंत्र संग्राम के समय में भी बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे पावना विद्रोह है, तिवाना आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह है, मोपला विद्रोह है। ये सब क्या है, किसान आंदोलन है ना। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं भूमंडलीकरण और संचार की विशेषताएं, है ना। भूमंडलीकरण का तात्पर्य यहाँ पे सार्वभौमिकरण से है, यानी भूमंडलीकरण सार्वभौमिकरण विश्व की मुख्य विशेषता। सभी देशों में सामाजिक और आर्थिक जीवन में सार्वभौमिकरण विकसित देखी गई। सार्वभौमिकरण का तात्पर्य ये होता है कि अगर हम कोई भी वस्तु कहीं पर भी किसी भी मार्केट में खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखें मोबाइल का ही, अगर आप कोई सैमसंग का मोबाइल है या आपके पास ओप्पो का है, एप्पल का है, कहीं पे भी मतलब कोई भी कंपनी का मोबाइल है, आप यहाँ भारत में भी ख़रीद सकते हैं, है ना। चाइना में, चीन में भी ख़रीद लो या अमेरिका में ख़रीद लो, है ना, जापान में ख़रीद लो, है ना। तो इन सभी जगह आपको वही चीज़ मिल जाएगी। आप हर जगह किसी भी चीज़ को देख सकते हैं या ले सकते हैं। यही क्या होती है, सार्वभौमिकरण होता है ना। दुनिया के सभी बाज़ारों में ख़रीदा जाने लगता है। बिल्कुल विशेषता, विश्व स्तर पर विभिन्न संगठनों का विकास होना है। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत में जनजातियों का वर्गीकरण, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो जनजातियों का उनके स्थायी व अर्जित लक्षणों के आधार पर किया जाता है। आकार की दृष्टि से जनजातियों की सर्वाधिक संख्या 70 लाख है। वही देखो यहाँ पे ऐसा है कि यदि जनजातियों को देखा जाए तो जनजाति तो भारत में करोड़ों में है, लेकिन किसी एक ही जाति समूह या एक ही समूह जो होते हैं जनजाति, तो उनकी सर्वाधिक संख्या 70 लाख है। जबकि सबसे छोटी जनजातियों में संख्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पे 100 व्यक्ति हैं, यानी उनको संरक्षित किया जा रहा है, उनके लिए वैसी विशेषताएं या और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, है ना। यहाँ पे जैसे ओंगे है, जारवा है और सेंटिनली है, मुख्य रूप से ये वहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। नेक्स्ट देखते हैं भूमंडलीकरण का संस्कृतिकरण पर प्रभाव, है ना। भूमंडलीकरण का संस्कृतिकरण पर प्रभाव। तो भूमंडलीकरण के कारण संस्कृति पर प्रभाव निम्न तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान, है ना, उनकी परंपराओं का अभिसरण करना। जैसे हम उदाहरण के रूप में यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि जो अंग्रेज़ जब वहाँ से भारत में आए, ब्रिटेन से भारत में आए, तो वो केवल अपने साथ केवल माल या व्यापार करने ही नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ में संस्कृति भी वो यहाँ पे लेके आए। जैसे हम आज जो है टेबल और चेयर पे बैठ के खाना खाते हैं, तो पहले के समय में हम लोग क्या करते थे, बैठ के खाना खाते थे, ज़मीन पे बैठ के खाना खाया करते थे। चूँकि अब ऐसा हो गया कि भाई वो आए वहाँ से यहाँ पे आने लगे, तो हम लोगों ने देखा कि अच्छा ये टेबल चेयर पे खाना खाते हैं, तो वैसा खाना स्टार्ट कर दिए, है ना। कोट पैंट टाई, जो पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, आज कोट और टाई पहनते हैं, है ना। तो उनकी ये क्या है, हम लोगों ने संस्कृति अपना ली, और साथ में वहाँ से वो अपने धर्म चर्च, मतलब जो ईसाई धर्म को भी लेके आए, तो बहुत सारे लोगों ने ईसाई धर्म को भी मानना शुरू कर दिया। इस तरीके से वो केवल और केवल भूमंडलीकरण के कारण केवल एक चीज़ ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को लाते हैं और यहाँ से भी वो ले जाते हैं। अपने भारत की परंपराओं को भी कुछ ले गए हैं, यहाँ के खान पान को भी ले गए हैं, साथ में वहाँ पे अपने कपड़े जो खादी वाले हैं तो वो भी वहाँ पे ले गए, नील यहाँ से लेके जाते थे। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यही वैश्वीकरण होता है। वैश्वीकरण मतलब भूमंडलीकरण। नेक्स्ट है नव किसान आंदोलन के बीच, हाँ, या कृषक और नव किसान आंदोलन के बीच के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कृषक एवं नव कृषक आंदोलन के बीच के अंतर है, ये आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर संगठित हैं, है ना। ये आंदोलन कैसे हैं, क्षेत्रीय आधार पर। भाई जैसे कि कुछ लोग हैं तो अपने निश्चित क्षेत्र, जैसे बुंदेलखंड के लोग हैं तो वो अपने क्षेत्र के किसान आंदोलन करते हैं भाई, है ना। और इस तरीके से आंदोलन के दलों से कोई लेना देना नहीं होता है भाई। यहाँ पे देखिए कि जो किसी भी और पार्टी बंदी से नहीं रहते हैं, कि ना वो किसी एक निश्चित राजनीतिक पार्टी से हैं, ना ही किसी अन्य राजनीतिक पार्टी से, उनका कोई लेना देना नहीं होता है। यह आंदोलन बड़े किसानों की अपेक्षा छोटे किसानों का हिस्सा लेते हैं, इसमें केवल छोटे किसान होते हैं वही हिस्सा लेते हैं। मुख्य विचारधारा कड़े रूप में राज्य तथा नगर विरोधी होते हैं, क्योंकि इनका मॉडर्नाइजेशन जितना भी होता है ये उसके विरोधी होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इससे हमारी संस्कृति और इनसे हमारे जो चीज़ों में बहुत मतलब इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं तो ये कहाँ पे नगरीय व्यवस्था, नगरीकरण की वजह से आती हैं। बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, तो इसमें क्या है, किसानों की ज़मीन उनको लगाने हैं, कोई भी उद्योग लगाना है तो उनको ज़मीन चाहिए। ज़मीन किसकी होगी, किसानों की। तो किसान अगर वो अपनी ज़मीन दे देंगी तो वो क्या करेंगे। तो इस तरीके से नगर विरोधी होते हैं, है ना। मांग का केंद्र बिंदु मूल्य आधारित मुद्दे, यानी इनका मुख्य आधार होता है कि हमारी जो किसानों की समस्या होती है वो रुपए पैसों को लेके होती है, क्योंकि वह जितना इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्ट के मुकाबले उतना उनको उत्पादन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, महिला आंदोलन और जनजाति आंदोलन। यहाँ पे हम देखते हैं महिला आंदोलन 1950 के दशक से यूरोप में शुरू हुए हैं, यानी यूरोपीय देश हैं वहाँ पे इनको शुरू माना जाता है। उसी समय भारत में भी ये महिलाओं के लिए महिला आंदोलन शुरू हो गए थे लगभग, और यह जाति विरोधी
तो भारत में लगभग पिछले 100 सालों से चल रहे हैं। भारत में सवर्ण विचारकों ने जाति और महिला आंदोलनों को अलग अलग करके देखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे आदिवासियों को सामुदायिक चेतना मजबूत है, यानी इनमें क्या है, इनमें हम की भावना पाई जाती है। इनमें आदिवासियों में हम की भावना पाई जाती है। जनजातीय आंदोलन करने के न केवल कृषि प्रधान थे बल्कि वन आधारित भी थे। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो जनजातीय आंदोलन, ये मुख्य रूप से जनजातियाँ कहाँ पे निवास करती हैं, वनों जंगलों या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे नगर से दूर होते हैं। तो इनका मुख्य वनों पर आधारित होता है इनका जीवन या रहन सहन, और कृषि प्रधान होते हैं। ये कृषि करते हैं और कृषि पर ही ये पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, उसी पर आधारित होते हैं। इनको बाहरी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता है। कुछ विद्रोह प्रकृति में जातीय थे क्योंकि ये जमींदारों, साहूकारों, क्षुद्र सरकारी अधिकारियों के खिलाफ निर्देश थे। इस तरह आदिवासी जमीन पर और कुछ कभी कभी बंधुआ मजदूर भी, क्या होता था कि जो सरकारी अधिकारी हुआ करते थे या फिर मतलब जो साहूकार हुआ करते थे, वो क्या करते थे, इनकी ज़मीनों को हड़प लिया करते थे और फिर बाद में इन्हीं लोगों को अपने यहाँ पे काम दे दिया करते थे। तो इस तरीके से ये क्या होते गए, ये उनके यहाँ पे बंधुआ मजदूर होते चले गए। इस तरीके से ये हमारा लेक्चर आज पूर्ण हुआ और थैंक यू। और साथ ही में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।